इस वक्त पटना में मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले पटना में विपक्षी दलों की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी काफी देर से, वो फिलहाल खत्म हो चली है। आपने तमाम नेताओं को सुना एक सुर से सभी बीजेपी को 2024 में हराने का दम भरते हुए ये कहते हुए कि दरअसल देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने और अब वक्त आ गया है जब एकजुट होकर लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए हम सब अपनी अपनी तमाम बातों को पीछे छोड़कर जिस तरह की हमारी विचारधाराएं हैं उसको भी दरकिनार करके हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आगे आने वाले वक्त में और तमाम बैठकें होंगी, इसका जिक्र किया गया। बड़ी खबर आपको दे दें, लालू प्रसाद यादव ने सबसे आखिर में अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अब हनुमान जी हम लोगों के साथ हो गए हैं और बीजेपी को हनुमान जी की गदा पड़ी है कर्नाटका में। ये बातें उनकी ओर से कही गई। अब हम पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को भी फिट कर देना है। लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए ये कहते हुए कि लोकसभा में उनकी ओर से काफी अच्छा काम किया गया है। सभी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, जिस तरह से उनकी ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चली है। यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। एक एक करके तमाम नेताओं को आपने सुना। ममता बनर्जी ने भी काफी आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर की दोनों ही पार्टियां, चाहे महबूबा मुफ्ती की हो या फिर उमर अब्दुल्ला की हो, दोनों ने ही पूछा कि लोकतंत्र की बात तो अमेरिका में जाकर प्राइम मिनिस्टर की ओर से की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र और वहां का चुनाव कब होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर ये है, राहुल गांधी दूल्हा बने हम बाराती बनेंगे, ये कहा है लालू प्रसाद यादव की ओर से। माहौल काफी ज्यादा हल्का फुल्का हो गया, सभी मुस्कुराने लगे लालू प्रसाद यादव की इन बातों को सुनकर। राहुल गांधी शादी करें हम सब बाराती होंगे, ये बातें कही गई हैं लालू प्रसाद यादव की ओर से। इसके साथ ही बार बार लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की जमकर यहां पर तारीफ की। लोकसभा में राहुल गांधी ने अच्छा काम किया, कर्नाटका में कांग्रेस की पीठ थपथपाई, ये कहते हुए कि वहां पर तो हनुमान जी की गदा पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को। और क्या क्या बड़ी बातें रही, एक बार फिर से सुनते हैं। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो मौजूद रहे और बाकी जो सब लोग हैं, सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बढ़ा गए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए, पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कहते तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, राहुल गांधी शादी करें हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब जब राजनीति के लिहाज से चर्चा होगी तो इसके कई मतलब निकाले जाएंगे और पर्सनली अगर इसकी चर्चा होगी तो उसके अलग मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा था कि ये जो बारात सजी हुई है विपक्षी दलों की, उसका दूल्हा कौन होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के नाम पर क्या मोहर लगा दी है। कई ऐसे सवाल हैं जो आज विपक्षी दलों की इस एकता को लेकर खड़े हो रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा
देती हूं, डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संजीव झा जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आपके लिए विपक्षी दलों से समझौता करना अभी उस तरह की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, यानी कि आपके लिहाज से फिलहाल विपक्षी एकता उस तरह से बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे करते हुए, अब तो लालू यादव ने भी मुहर लगा दी है, दूल्हा बने राहुल गांधी, वो बाराती बनने को तैयार हैं। आप लोग ढूंढ रहे थे कि बारात सजी हुई है, दूल्हा कौन है, तो लालू जी आज तो तो मुहर लगा दी उस नाम पर, लालू प्रसाद यादव ने। नहीं, लालू जी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मुहर लगाते रहे हैं, नीतीश जी भी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मुहर लगाते रहे, और हमें तो खुशी होगी कि राहुल गांधी शादी कर लें। मुझे लगता है कि इस देश के सबसे एलिजिबल बैचलर तो राहुल गांधी हैं, बेचारे शादी क्यों नहीं कर रहे, खैर ये उनका व्यक्तिगत विषय है। चित्रा जी, ये आज की पूरी मीटिंग में आपको क्या लगा? ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोनोलॉग सभी ने किया, एक सवाल नहीं लिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सब लोगों ने 2-2 मिनट का मोनोलॉग दिया, कोरी गफ्फाजी, लफ्फाजी जिसको कहते हैं, हम एक हो गए, हम एक हो गए, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, देश पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। कश्मीर वाले बोले तो उनको लगता पहले ही बोल दिया कि 370 पे नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग तो आप खुलेआम बोलते हैं कि जैसे ही हम 370 आप वापस बहाल कीजिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि 300 हम आएंगे तो 370 बहाल करेंगे। ये सब तमाम बातें हैं जो सिर्फ आज कोरी लफा दिया। राहुल गांधी ने समअप किया इसको बहुत अच्छी तरह से कह के कि आज नीतीश जी ने पटना में बुला के हमें लिट्टी चोखा खिलाया और बहुत अच्छे गुलाब जामुन खिलाया। तो ठीक है, लिट्टी चोखा गुलाब जामुन खाने के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा ही है। फिर 2 महीना बाद, एक दिन 15-20 दिन के बाद शिमला में इकट्ठा होंगे, तो शिमला की ठंड का मजा लेंगे फिर से। अभी आप देखते जाइए, इसी मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल बीच से उठ के निकल गए। आपने आम आदमी पार्टी का अभी अपना व्यू बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, ममता बनर्जी उठ के चली गई। अब राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की अगर इस राजनीतिक बात अगर आप करिए, तो इस राजनीतिक बात पे ममता जी का बयान तो पहले ही आ चुका है, तो हमें इन सबसे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे ना, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे, कमल उतना ही खिलेगा। और इन लोग सबको एक सुर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कराती बैर, मेल कराता चाय वाला। आज चाय वाले ने सबका मेल करवा दिया, तो इनको एक सुर से नरेंद्र मोदी जी को बधाई धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था मायावती का हाथ पकड़ के अखिलेश प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि बधाई दे दीजिए आप नरेंद्र मोदी को कि अलग अलग दलों को एकजुट करने का काम उनकी ओर से किया गया है। और राहुल गांधी क्या विपक्षी दलों के दूल्हा बनने को तैयार हैं? लालू प्रसाद यादव ने आज तो कह दिया है कि दूल्हा बन जाए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। चित्रा जी, देखिए, बीजेपी को अब अपना आगे का समूचा भविष्य 60-70-100 सालों तक छिद्रान्वेषण करके ही उसी के सहारे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है, इनके साहब को भी पता है कि उनकी लुटिया डूब चुकी है। हम मित्रों और मित्र हमारे की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत बुरी तरह ये पराजित भी होंगे। 2024 में तो होंगे, पहले भी सारे राज्यों में हारेंगे। तो यह बीजेपी के सारे लोगों के और उनके जो भी शुभचिंतक हैं, उनके लिए एक ही सहारा है कि छिद्रान्वेषण करके अपने आप को कुछ संतोष करते रहें और अपना जीवन यापन काटते और गुजारते रहें। ये देश समझ गया है, ठीक है, पहले से भी ये देश इस बात का, हमारा सांस्कृतिक धरोहरों का देश है कि परनिंदा और आत्म प्रशंसा और बिना गुण के प्रशंसा करते रहना। चित्रा जी, इनको जवाब, जिसके में कोई गुण विशेषण नहीं है, लोग ऊब जाते हैं। आ रही हूँ, लोग सुनते सुनते ऊब जाते हैं। ये बड़ा आप लोगों का सबका बड़ा योगदान है। ये जो लोग मोदी जी या बीजेपी का गुणगान करते हैं, उनका ये बड़ा देश पे उपकार और एक तरह से कृपा है कि एक जिसकी में कोई क्षमता नहीं है, जो सिर्फ पर निंदा ही करता है, आप प्रशंसा ही करता है, कुछ देश को दे नहीं पाता है, कुछ करता भी है तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए करता है, तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये जितना कंटिन्यू रहेगा, उतनी हमारी सीटें रोजाना 2, 4, 5, 10 विपक्ष की बढ़ती रहेगी।
ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी ठीक है। बीजेपी के खिलाफ हमारा जो मित्र दलों का गठबंधन है। क्योंकि देखिए 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बुरी हालत, ठीक बेरोजगारी, है। महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था, पड़ोसी राज्यों से संबंध, भारत की संप्रभुता, अखंडता, सिर्फ कितना झूठ बोलोगे भाई? लोग भोग रहे हैं, तुम ठीक है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अब अर्थव्यवस्था देश की के जनता मुद्दे भुगत पर रही प्राइम है। मिनिस्टर ने कल ही बेरोजगार अमेरिकी भुगत रहे संसद हैं, में कहा मजदूर किसान कि भुगत जब रहे मुझे हैं, जिम्मेदारी दी गई थी महिलाएं, तब 10वें भुगत नंबर पर रही था, हैं। अभी 5वें नंबर पर आ गया है और बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आत्ममुखता कहीं ज्यादा है, लेकिन सवाल ये भी है कि 2019 और 2014 दोनों में ही प्रचंड तरीके से जीत मेरे पास पूरा आंकड़ा है। अखिलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास एक और जल्दी से। अजय आलोक 2022 में नहीं जो आप अरे जो आप बोल पांचवी रही हैं, अर्थव्यवस्था पूरा बन गई ना, वो साल तीसरी अखिलेश जी को- अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। अखिलेश- अमेरिकी संसद को तो जाकर वो गुमराह नहीं करेंगे ना अखिलेश जी। इकोनॉमी हो गई पांचवा हाँ, देश के भीतर की बात नहीं है, अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ये बात उनकी ओर से कही गई है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। हम जीरो हाँ सर, बोलिए। पांचवी देखिए, इकोनॉमी हम पहले भारत थे। और नरेंद्र मोदी जी, इनकी आवाज थोड़ी कम कीजिए, ये जानबूझ के बोलने नहीं देंगे। इनको जरा शांत करवाइए चित्रा जी, इनका फेडर लो कीजिए। सुनिए एक मिनट। भारत को ठीक है, आराम और से, पूरे आराम विश्व से, आराम को से। हाँ, मोदी जी समझा सकते मैं हैं, disturbing लेकिन element नहीं हूं। लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को, ये जो 15 पार्टी परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी पार्टी हैं, इनको समझाना प्रभु के भी बस का बात नहीं है। ये कहे 9 साल से हैं, अरे 9 में प्रभु चिंता नहीं कीजिए, अभी 90 साल हम रहने वाले हैं। देखिए आंकड़ों से बताता हूं, हम 303 जीते चित्रा जी, 224 सीटों में हमारा मत प्रतिशत 50% से ऊपर था, 224 में। अखिलेश चाचा सुनिए गौर से, आई सब लगाइए अब थ्योरी अपने पे जी। 50 सीट 224 के बाद 50 सीट जो होती हैं, उसमें हमारा मत प्रतिशत 45 से 50% में था। तो 224 और 50 कितने हुए? 274। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी में आती है? 272। तो जब हम 272 में 50% से ऊपर की जनता हमें सीट दे रही है, तो क्या कारण होगा कि हमें 350 इस बार नहीं ठीक मिलेगी? है। क्योंकि भारत को तो हमने हाँ। प्रगति करवाया है। आपकी दुर्गति हो रही है, दुर्गति के कारण ही आप लोग इकट्ठे होने का संदेश कहा गया देश में कि सारे परिवारवादी ठीक और है, बाकी भ्रष्टाचारी लोगों एक को साथ भी इकट्ठे जल्दी हुए कि शामिल मोदी हटाओ। कराएंगे संदेश जेडीयू तो से। यही ना गया। ठीक है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक छत के नीचे आ गए हैं और 50% से ज्यादा जहां जहां उनका वोट बैंक है वहां पर एकजुट हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे आप लोग बीजेपी का? देखिए, अब युद्ध की रणभेरी बच गई। जिस तरह से लस्त पस्त, हताश, परास्त, बदहाल, बौखलाई हुई भाजपा दिख रही है, हमें तो तरस आ रहा है। जी, जिस तरीके से बयानबाजियां और जिस तरह से विपक्ष का लगातार मान मर्दन करने की ये कोशिशें कर रहे थे, आज देश ने इनको जवाब दे दिया है। परिवारवाद पर बोलने वाले लोग ये कभी नहीं बताएंगे कि वो किस श्रेणी में जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी को मानते हैं। अगर दम है तो इस मौके पर बोल दें कि हम पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं है। भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं करप्शन के खिलाफ इनके अभियान के हिमंता विश्वा शर्मा और येदियुरप्पा, बेल्लारी ब्रदर्स और देश के अनेक राज्यों में भ्रष्ट सरकारें जिनका पतन भ्रष्टाचार के कारण हुआ, जिसमें हिमाचल और कर्नाटक की सरकारें हैं। और मैं एक बात कहूंगा, जो लोग हिंदुस्तान के नाम पर बाहर जाकर के जो भी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी पर गर्व तभी लोगों को होगा जब इस देश में गंगा जमनी तहजीब की लोग हिफाजत करेंगे। अगर आपको केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, संघीय व्यवस्था पर प्रहार और भ्रष्टाचार को अपना आवरण बना लेना है, उसे पहन लेना है, दूसरों के लिए गालियां, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के कार्य में जिस तरह से दिन रात ये संलग्न है, इनके नेताओं के जो आचरण है, उसके बाद इन्हें दोहरे मानदंड और परिवारवाद पर मैं एक बात, केवल एक परिवार का जिक्र मैं करूंगा। मैं जानता हूं आपके पैनल का एक मिनट। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। अभी यहाँ पर चर्चा चली रही है, तब तक देखिए आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा आक्रामक हो गई है। नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं,
उनकी ओर से लिखा गया है। राहुल गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए इन महाशय को लगता है कि ये ज्यादा होशियार हैं। भाजपा ने एक काला अध्यादेश लाया, बिना इफ बट किए कांग्रेस को विरोध करना था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस सोच रही है कि इस पे समर्थन करना है कि नहीं। ये तो धर्म युद्ध है, या तो आप उस पार हो या फिर इस पार। ये स्पाइनलेस लोकतंत्र बचाएंगे। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर अब आक्रामक हो गई है। क्या करेंगे फिर ऐसे में? विपक्षी एकता के लिए आम आदमी पार्टी को भी आप लोगों की ओर से एकजुट किया गया था, लेकिन क्या हासिल हुआ? राजीव रंजन जी, ऐसा लगता है लोकतंत्र में असहमतियां होती हैं और आज तो ये पहली और बैठक जिस है मीटिंग में शिमला की। कांग्रेस होगी वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। ये बातें भी आप सूत्रों के हवाले से सामने आ गई हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज आपको इस पार या उस पार खड़ा होगा और आप पार्टी को भी समय रहते ये फैसला करना जी। होगा कि अगर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो लोकतंत्रवादियों की के साथ उन्हें होना होगा, उनकी लड़ाई में शामिल होना होगा। लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त हूं, आप पार्टी अपना स्टैंड बदलेगी। ये तो आज से एक विचार यात्रा की शुरुआत है और इसे तार्किक परिणति पर पहुंचने में जो एक कई पड़ाव हैं, उन पड़ाव में आपको कहीं न कहीं आप पार्टी शामिल होती हुई आने वाले समय में दिखेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसी बिहार से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी दिल्ली से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। अब बताइए, आर या पार कहां पर खड़ी है आम आदमी पार्टी? विपक्षी एकजुटता के साथ है या आप लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को किनारा कर लिया है? संजीव झा जी। चित्रा जी, हम भी यही कह रहे हैं कि अब सबको तय करना पड़ेगा मिलकर कि संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होना है, संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना है। जनतंत्र को बचाने वालों के साथ खड़ा होना है, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़ा होना है। आज सभी अलग अलग अपोजिशन पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग मिले, सबने ये कहा कि हाँ, ये काला अध्यादेश है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनडेमोक्रेटिक है और हम इसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस इस बात पर अब अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। उनका स्टैंड क्या है? जिस तरह से लोकल लीडर से बातचीत हो रही है वो ठीक नहीं है। एक बात बताइए कि एक चुनी हुई सरकार के राइट को छीन करके संवैधानिक पीठ के फैसले के विरुद्ध ऑर्डिनेंस लाना, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया, ऑर्डिनेंस किसी भी स्टेट में आ सकता है। जिस तरह से लाया गया है, ये यूटी और स्टेट का बात नहीं है, किसी स्टेट में लाया जा सकता है। संविधान बचाने की लड़ाई है जो है, अगर जनतंत्र बचाने की लड़ाई है तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होगी बात। तो फिर देश का संविधान और जनतंत्र नहीं बचेगा। सबको अपनी पड़ेगा, सबको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के संविधान के लिए अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। से आम आदमी पार्टी चढ़ गई है और अध्यादेश पर क्या है स्टैंड आप लोगों का? अध्यादेश पर किनारे हो गए हैं। चित्रा जी, पहले आलोक जी का जवाब दे दूं को गिना रहते कितने वोट से चुनाव मोदी जी ने अपने कर्मों पे अपने सरकार के ऊपर नहीं लड़ा था। वो पुलवामा नहीं होता तो आप उसी चुनाव में 150, ये जान लीजिए, इस गलतफहमी में मत रहिए। और पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्या कारण था। दूसरी बात तय करना है कि वो विपक्ष, क्योंकि विपक्ष तो सरेआम से एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ है। कई अवसरों पर, अधिकांश अवसरों पर बीजेपी के साथ गई। तो उन्हें तय करना है कि नहीं, हमें इस सरकार के दिल्ली कीमत पे खिलाफ रहना है। पहले ये प्रण उन्हें दिखाने की आवश्यकता था, जिसके सारा विपक्ष उसको सदन में पास कर रहे थे। कई बार सारा विपक्ष ने पत्र लिखा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो चाहे कोई और हो, और इन्होंने तब, आज इन्हें तय करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि विपक्ष के साथ देने को भी तैयार होंगे, लेकिन पहला प्रण, पहला तय इन्हें, अनुभवों को किसी को ऐसा ना लगे, इन्हें
स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई हम विपक्ष के साथ हैं, हमारी ये चीज है, होगी। अरे आज नहीं कल सरकार बदलेगी, फिर आपका अभी भी हो सकता है सरकार साल बर्बाद बदलेगी तब भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पक्ष अखिलेश इस बात को भी समझिए, केसीआर यही कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उधर मायावती की ओर से भी कहा जाता है कांग्रेस के साथ नहीं जाते, तो उधर का कुनबा भी है, उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो क्या उधर का कुनबा भी मजबूत हो रहा है अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे? लेकिन उसके पहले संजीव झा जी आप जवाब दीजिए। अब लोकतंत्र की इस लड़ाई में कौन किस पाले में कहां पर खड़ा हुआ है वो समझ से परे है कि विपक्षी दलों के भीतर आपस में ही क्या चल रहा है। मैं भी चित्रा जी यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ऑर्डिनेंस के साथ नहीं खड़े हो, इसका मतलब है कि आप बीजेपी के पाले में खड़े हैं। अगर आप इस काला अध्यादेश के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, इसका मतलब ये तय होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाह रहे हैं। आपकी मेमोरी बहुत कमजोर हो सकती है अखिलेश जी, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन का सारा समर्थन, सारी व्यवस्था, इस लड़ाई को मजबूती से अरविंद केजरीवाल लड़े थे। उन्होंने कहा था किसानों के लिए जेल हम नहीं बनने देंगे यहाँ के सीएम को। आपकी मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन मैं पास करा है उस बिल को। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप कि देश के सभी अपोजिशन ने अलग अलग कहा है कि हाँ, ये काला अध्यादेश के खिलाफ हम राज्यसभा में आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? कांग्रेस को किस बात का डर है? कांग्रेस किस तरह से आज इस पूरी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हाँ। तो फिर ये तय होता है ना कि अगर मान लीजिए आप ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं, तो फिर जनतंत्र की बात आप कैसे कर सकते हैं? संविधान की बात आप कैसे कर सकते हैं? जनतांत्रिक व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? ये दोनों बातें नहीं होगी, या तो इस पार या उस पार तय करना पड़ेगा देश को। मैं फिर कह रहा हूँ, सभी पार्टियों को जो है मानती है कि भाजपा आज एक करके जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, जनतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। तय करना पड़ेगा, उसके साथ खड़े, उसके खिलाफ खड़े। ठीक है, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर फिलहाल अभी कोई राय बनती हुई नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर नवल किशोर जी, अब दूल्हा बनाने के लिए तो राहुल गांधी को आप तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब देखिए उसके एमएलए एक के बाद एक किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी की फोटो के साथ, और अध्यादेश के मुद्दे पर अब कांग्रेस अस्पष्टता की स्थिति में रहेगी। तब यही हाल देखने को मिलेगा जिस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में है। फिर कैसे बनेगी बात? नवल किशोर जी, देखिए चित्रा जी, पहले तो भाजपा और उस विचार के सोचने वाले को लगता था कि यह जुटान हो ही नहीं सकता है, और जब नीतीश कुमार जी अगस्त में महागठबंधन के साथ आए और ये ऐलान हुआ कि 2014 में जो आए थे 2024 में नहीं आएंगे, और उसकी शुरुआत उसी समय हुई थी। तमाम तरह के लोग जो बीजेपी के विचार से मिलते हैं वो लोग इस बात को खारिज कर रहे थे। जिस बात को खारिज कर रहे थे वो बात तो आज खंडित हुई ना, कि आज 17 दल यहाँ पर आकर बैठे और मिले, तो ये सहमति जो पहली शुरुआत है जिसमें कि कई तरह के आशंकाएं व्यक्त किए जा रही थे, वो तो आज समाप्त हुआ। दूसरी बात है कि सारे दल एक साथ मिलकर कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे और उसको हराएंगे या शिकस्त करेंगे। उसमें एक बात तो तय है कि जो दल यहाँ पर मिले, सहमति जताए, वो सब भाजपा के खिलाफ हैं और पूरी तरह से उस खिलाफत की भाव से पटना में एकत्रित हुए। और पटना जो इस तरह के परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, वहां बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की दादी ने जिस लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था, आज उसी के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं लालू यादव। देखिए आप चित्रा जी, आपको इस बात को समझने में गुरेज नहीं होनी चाहिए कि जो भी तानाशाही का काम करेगा उसका जवाब उस समय की जनता और उस समय के नेता देंगे। उस समय के जवाब दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस में परिवर्तन देखिए। और जो इमरजेंसी के दौरान जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आज वही इस तरह के तानाशाही कार्य क्यों कर रहे हैं? वो तो अगर उनको लगता है कि वो समय गलत था जो कि घोषित आपातकाल था, तो ये घोषित आपातकाल जो सपनों में भी उनके खिलाफ में सोचता है, उसके घर सुबह में वो कैसे ईडी सीबीआई के नाम पे डराने के लिए चले जाते हैं? वो चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी हो, जो भी भाजपा के विरोध में कोई बात रखता है जो कि जन सरोकार से मतलब रखता है, उसके खिलाफ में वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों करते हैं? ये तो गलत बात है। दूसरी गलत बात यह है कि पिछले 9 साल में आपने देखा होगा कि जो विधेयक, ये अध्यादेश केवल इकलौता अध्यादेश नहीं है, लगभग 11 अध्यादेश प्रति वर्ष के हिसाब से उन लोगों ने उपयोग किया है। वो बेहद
और बेहद अलोकतांत्रिक है, और जो उन्होंने पास भी किया है वो बिना डिबेट का पास किया है, बिना संसदीय समिति को रिफ्लेक्ट किए हुए बात किया है। कांग्रेस को कर देना चाहिए समर्थन। कांग्रेस जिस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी समर्थन मांग रही है, कांग्रेस को क्या तुरंत कर देना चाहिए? पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, खड़गे जी ने बोला कि यह बात लोकसभा का जब अधिवेशन आएगा तो उसमें किया जाएगा, जो भी बात जहां की है वहां पे होगी। आज जो बात पटना में होनी थी कि बीजेपी के खिलाफ में जो एकजुटता है वो हो सकती है कि नहीं, भाजपा मान रही थी, ये कभी नहीं हो सकती है। वो पहली बात और पहला अध्याय यहाँ पर लिखा गया, और यही कारण है पार्टी को लेकर फैसला लेने में कांग्रेस पार्टी इस वक्त सक्षम नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके भीतर से विरोध की आवाजें मुखर हो रही हैं। चाहे आप उठाकर देख लीजिए, अभी अभी आपको बताते चले पश्चिम बंगाल से भी आवाज मुखर हो गई है। मैं जरा बता देती हूँ, अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, वो कह रहे हैं साफ साफ सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता की जी हुजूरी कर कांग्रेस ने कभी राजनीति न की है और न कभी करेगी। और फिर अधीर रंजन कहते हैं बहाना दिखाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये चोरों की पार्टी है, सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने अपराध किया है। चोरों के लिए बहानों की कमी नहीं है, इसीलिए भाग रहे हैं। मलय घटक और अभिषेक पंचायत चुनाव का बहाना कर ईडी की पूछताछ से बच रहे हैं। जब ये सवाल उनसे पूछा गया था तो उसका जवाब देते, फिर कैसे बनेगी बात? मतलब उधर बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आंखें दिखा रही है, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के। इधर आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। देखिए दरार तो बढ़ती हुई दिख रही है ना। जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। देखिए चित्रा जी, दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये है कि जो ये महाजुटान हुआ है और एकजुटता दिखी है, उससे कांग्रेस भाजपा इतनी परेशान हुई है कि तमाम तरह का बात जो कर रही थी वो अब करना बंद कर दिया है। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये एकजुटान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो आप पटना में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होते। तीसरी बात, जो जहां पर 17 दल हैं, सुन लीजिए पहले, जहां पर 17 दल हैं इकट्ठा बैठे हुए हैं, ये आपको और पूरे देश को मालूम है कि अलग अलग दल हैं और अलग अलग राज्य में की अपनी पृष्ठभूमि है। उस बात को यहाँ पे लाना और डिस्कस करना और ये कहना कि एकजुटता नहीं है, तो इतनी अगर भेदभाव होती जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को लगता है, तो ये मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। ये बैठक हुई है, उस बात का जवाब है ठीक है अजय आलोक जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने आज किस तरह से जमकर पीठ थपथपाई है राहुल गांधी को। सबसे पहले राहुल गांधी को अपने संबोधन के बाद आमंत्रित किया कि वो अपने मुख से कुछ बोले इस मीटिंग के बारे में। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर माइक ट्रांसफर कर दिया गया राहुल गांधी की ओर से, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से जमकर पीठ थपथपाई, क्या कुछ कहा गया है, राहुल को कैसे दूल्हा बनने की वो नसीहत दे रहे हैं, जरा सुनते हैं। जो अमेरिका, यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना, कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल ढील नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को, और इनको इस बात तक तय है गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। एक तरफ मोदी सरकार की मुखालफत करते हुए, तो वहीं राहुल गांधी की जमकर पीठ थपथपाते हुए ये कह दिया है कि बाराती हम बनने को तैयार हैं, बन जाइए आप दूल्हा। और उसके बाद सभी वहां पर हंसने लगे, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, जो बातें आरजेडी की ओर से कही गई हैं उस पर आप जवाब दीजिए। अब जब 17 विपक्षी दल एक साथ एक छत के नीचे आ जाएंगे, बात उनकी बन जाएगी, अगली तारीख तय हो जाएगी कि संयोजक नियुक्त किया जाएगा और फिर आगे सीटों का बंटवारा होगा, फॉर्मूला बनेगा,
तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ना आप लोगों की फिर, अरविंद वाजपेयी जी। नहीं, कोई मुश्किलें नहीं बढ़नी न बढ़। चित्रा जी, टेक अवे इस गैदरिंग का क्या है, वो लालू जी ने क्लियर कर दिया। आपस में ही पहले ये था ना कि मैं नहीं बनूंगा, तो बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दूल्हा कौन है, तो लालू जी ने फौरन लपक के राहुल जी को दूल्हा बना दिया। तो अब नीतीश बाबू क्या सोचेंगे, ममता दीदी क्या सोचेंगे, केजरीवाल क्या करेंगे, उधर को क्या करेंगे। देखिए, ये राजनीतिज्ञों के बीच में से राजनीति निकल के दिख रही है, ये है सबसे बड़ा टेके पे। और दूसरी बात, जहां तक जनता का सवाल है ना चित्रा जी, खिचड़ी सरकारें इस जनता ने देखी हैं, इसी जनता के मैंडेट की वजह से खिचड़ी सरकारें बनी थी। देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, और किसने गिराई ये सरकारें? देवगौड़ा की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी, चंद्रशेखर की सरकार जो है कांग्रेस ने गिराई थी। और काई ग्राउंड पे कि जी हमारे घर के बाहर सिपाही लगा दिए, सिपाही कर रहे। तो कांग्रेस का इतिहास है, ये पहल करेंगे, लेकिन अगर इनका प्रधानमंत्री नहीं होगा या 10 जनपद से सरकार नहीं चलेगी तो उस सरकार को ही चलने ही नहीं देते। 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये रिकॉर्ड है। तो सरकार, जो जनता जो है, क्या इस देश की दोबारा इसको देखना चाहेगी? और वो भी खासतौर से जबकि भ्रष्टाचार के बैगेज बंधे हुए हैं, सब केसों में लिप्त हैं, कुछ जमानत में है, कुछ जेल में है, कुछ जेल जाने को तैयार है। देखिए, असली एका क्यों कर रहे हैं वो भी समझना पड़ेगा। इसके पीछे एका का सिर्फ एक ही कारण है कि जेल जाने से बचना है। गए थे ना सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके कि भाई ये ईडी बचाओ, सीबीआई बचाओ, और ये हमारे घर पे आके इन्वेस्टिगेशन करे। जनता एक एक चीज को नोट कर रही है। बीजेपी आपको याद है हैदराबाद में जब भाजपा के फोटो सेशन कराया था? हाँ, कौन दुरुपयोग आपके खिलाफ ना हो जाए, हमारे खिलाफ ना हो जाए, किसी ईमानदार के खिलाफ ना हो जाए, कैसे हो जाएगा? जब तक कहीं धुआं नहीं होगा तब तक आग की बात कैसे होगी? जब तक करप्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक आपने फाइल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जहां धुआं होगा, जहां आग होगा, धुआं तो वहीं से निकलेगी ना। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, ये आग और धुएं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उधर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि पटना में फोटो सेशन के लिए सबको इकट्ठा किया गया था। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल, 17 पार्टियां यदि एक मंच पर आती हैं पटना की पावन धरती पर, तो यही हमारी जीत की शुरुआत हो गई। हमारा जो महागठबंधन है, अब आप देखिए कि पहली मीटिंग आज हुई है, दूसरे का भी एक न्योता दे दिया गया है कि भाई 2-4-10 दिन बाद हम शिमला में फिर मिलेंगे। तो ये हम जीत की ओर ही बढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम 17 हैं, कल हो सकता है हम 25 दल इकट्ठे हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद एक है, हम सब राष्ट्र भक्त हैं। हम सब चाहते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, जिस प्रकार एक तानाशाह सरकार आज हमारे भारत देश में चल रही है उसे हटाया जाना चाहिए। आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे देखने वाला कोई नहीं। एक डबल इंजन की सरकार के बाद भी यदि हम त्राई कर रहे हो कि कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं, तो ऐसी केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ठीक है, आज पहली मीटिंग है, हो सकता है कि हमारे कुछ मतभेद हो जाए, हम सब अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, लेकिन 2-4 मीटिंग के बाद आप देखेंगी, देश देखेगा कि हम एक सहमत हो जाएंगे और हम सब बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे, ताकत लगाएंगे बीजेपी को हराने के लिए, बोल रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता। जवाब दीजिए इस पर। उसी पे बोल रहा हूं, मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, मजलिस में मिलके बैठ गए जुगनू सारे, और ऐलान हुआ सूरज को ढकना होगा। अरे मत चित्रा जी, अभी आप खुद ही देख रही हैं, एक का दूध उबलने के पहले ही फट गया, अरविंद केजरीवाल निकल गए। कांग्रेस की मलाई आप देख ही रही हैं, कितने अच्छे अच्छे बोल निकल रहे हैं। ममता आज बैठ गए, नीतीश जी ने रसगुल्ला खिला दिया, गुलाब जामुन, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने शुरू में कहा था कोई लफाजी है, ये कोई मिलने वाले नहीं जा रहे हैं। अरे दूध बांटने समय लाठियां चलेंगी आपस में, जब सीट शेयरिंग की बात होगी। आपको क्या पता चलेगा? सीट शेयरिंग की जब बात होने लगेगी तो लाठियां चलाने लगेंगे आपस में। भाजपा का खाइए, ठीक है ना? जब सीट शेयरिंग की बात होने लगेगी तो लाठियां चलेंगी आपस में। अभी आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए, थोड़ा खाना पीना खाते रहिए, फिर शिमला में जाइएगा, थोड़ा ठंडे मौसम का मजा लीजिएगा। अच्छा, ममता दी आएगी शिमला, तो अभी जाइएगा, वहां पे खाइएगा आराम से, है ना, और वहां पे ठंड के मौसम का एंजॉय लीजिएगा।
थोड़ा चुनाव इसी तरह मीटिंग चलते रहेगी, 24 का चुनाव निकल जाएगा, फिर 29 के लिए रणनीति ज्यादा अच्छी से बनेगी। मुझे लगता है समय काफी मिलेगा इन लोग को। चित्रा जी, शादी हमारे घर हो रही है, जिन्हें हमने न्योता नहीं दिया है, पड़ रही थी तो राजनीतिक तापमान भी यहाँ का बढ़ा हुआ था। 17 विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक हुई है। एक सुर से बीजेपी को हराने का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सुर अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ठंडे मौसम में जब शिमला में वहां पर बैठक होगी तो फिर बीच में पड़ी हुई जो बर्फ है क्या वो पिघलेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर स्थिति इस तरह की बनी हुई है। पटना में मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो हुंकार भरी है, क्या 2024 के चुनाव में वास्तव में ऐसा हो पाएगा कि मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष एकजुट हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश जी आपके पास ही है इस वक्त। अखिलेश यादव जी, मैं माफ कीजिएगा अखिलेश जी, एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र ये भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।